आज के इस सेशंस में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये जो पूरा वीडियो कंटेंट हम लोग अभी तैयार करने वाले हैं, ये हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, ताकि हिंदी माध्यम के बच्चों को हिंदी में ही जो साइंस के विज्ञान के जो टर्म्स हैं उनसे अवेयर करवाया जाए और ठीक से वो समझ सके अपनी नेटिव लैंग्वेज में। तो आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं और आज के सेशंस में क्लास 10th के पहले अध्याय को हम लोग लेने वाले हैं और पहले अध्याय में हमें रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया है क्या। रासायनिक अभिक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है और इसी प्रक्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। आप कुछ उदाहरण के मदद से इन सारी चीजों को समझ सकते हैं। जैसे कि भोजन का पाचन एक रासायनिक अभिक्रिया है, श्वसन एक रासायनिक अभिक्रिया है, लोहे पर जंग का लग जाना ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि इनिशियली पहले हमारे पास लोहा होता है और लोहे के ऊपर में जो जंग आता है, जंग एक नया केमिकल सब्सटेंस है या कह सकते हैं कि रासायनिक पदार्थ है। और इस पूरे प्रक्रम में, इस पूरे प्रोसेस में आप कह सकते हैं कि नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है और इस कारण से लोहे पे जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया है। मैग्नीशियम के फीते का जलना भी एक रासायनिक अभिक्रिया का ही उदाहरण है और दही का भी बनना एक रासायनिक अभिक्रिया का ही उदाहरण है, क्योंकि इन सारे प्रक्रम में या कह सकते हैं इन सारे परिवर्तन में कुछ न कुछ नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है। और जहाँ कहीं भी कोई भी ऐसा प्रोसेस, कोई भी ऐसा प्रक्रम जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है, ऐसे प्रोसेस को या ऐसे प्रक्रम को या ऐसे परिवर्तन को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जो नया हमारा टॉपिक है, दूसरा जो टॉपिक है वो रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। अब किस तरीके से पहचानेंगे कि जो भी प्रोसेस हो रहा है, जो भी प्रक्रम हो रहा है, उस प्रक्रम में क्या वो प्रक्रम या वो जो परिवर्तन हो रहा है, क्या वो परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया है या नहीं। तो उसके पहचान के लिए हमारे पास कुछ यहाँ पे कारक दे रखे हैं। इन कारकों की मदद से आप ये पहचान सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है। सबसे पहला है, यहाँ पे हेडिंग में लिखा हुआ है रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, और इन कारकों से पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। पदार्थ की स्थिति में परिवर्तन हमारा क्या होगा, पदार्थ के स्थिति को अवस्था से हम लोग जोड़ सकते हैं। यहाँ पे पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन आएगा। जैसे कि आप देखेंगे कि हम लोग एक रासायनिक अभिक्रिया के यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं, उदाहरण ले रहे हैं। कार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो इसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। अब देखेंगे कार्बन का जो भौतिक अवस्था है यहाँ पे ठोस है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो भौतिक अवस्था है वो गैस है। जब जहाँ कहीं भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, उस पदार्थ के रासायनिक अवस्था में कह सकते हैं कि परिवर्तन देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख रहे हैं कार्बन हमारा ठोस अवस्था में है और यहाँ पे हमारा जब ये ऑक्सीजन से रिएक्शंस करता है तो ये गैस के अवस्था में है। और इस तरीके से कहीं भी किसी भी परिवर्तन में आपको इस तरीके का पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हो रही होगी। दूसरा है पदार्थ के रंग का बदलना। अब आप एक एग्जाम्पल ले सकते हो इसको समझने के लिए कि आपने कॉपर सल्फेट का एग्जाम्पल लिया है। कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है, रंग जो होता है वो ब्लू कलर का होता है, नीले रंग का कॉपर सल्फेट आपको होगा। और ये जब आयरन से रिएक्शंस करता है तो यहाँ पे आपको फेरस सल्फेट का फॉर्मेशन होता है और फेरस सल्फेट का जो रंग है वो हरा होगा और हरे कलर का आपको यहाँ पे सॉल्यूशंस मिलेगा। तो इस तरीके से ये जो हमारा परिवर्तन है, इस परिवर्तन में पदार्थ का रंग बदल रहा है और पदार्थ का रंग बदलने से आप कह सकते हैं कि ये जो परिवर्तन है एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन आ सकता है या पदार्थ के रंग में परिवर्तन आ सकता है। ये दोनों ही परिवर्तन
किसी भी एक रासायनिक अभिक्रिया में आप देख सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि इसमें से कोई एक परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। दूसरा है गर्मी का विकास। गर्मी का विकास का मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ता है। कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें आप देखेंगे कि टेम्परेचर में इंक्रीमेंट होगा, कह सकते हैं कि गर्मी का विकास होगा। और अगर किसी भी परिवर्तन में आप देख रहे हैं कि गर्मी का विकास हो रहा है, या कह सकते हैं कि तापमान में वृद्धि हो रहा है, तो तापमान की वृद्धि को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया से जोड़ सकते हैं। ठीक है। दूसरा है गर्मी का अवशोषण, यानी कि कहीं पर भी अगर तापमान का अवशोषण हो रहा है तो इस प्रक्रिया को भी हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के कैटेगरीज में रख सकते हैं। दूसरा है गैस का विकास। जब भी रासायनिक अभिक्रिया होता है तो वहाँ पे गैस का भी बनना हो सकता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल एक ले सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का आप रिएक्शन जिंक के साथ करवाएंगे तो आपको एक पदार्थ जिंक क्लोराइड मिलेगा, दूसरा हाइड्रोजन गैस मिलेगा। ठीक है ना। सो अगर इसको हम लोग संतुलित करना चाहें तो यहाँ पे 2 लगा देंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इस रासायनिक अभिक्रिया में गैस का क्या हो रहा है, गैस बन रहा है और गैस यहाँ पे उत्सर्जित होगा। तो आपको अगर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ये सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, या किसी भी परिवर्तन में ये रासायनिक परिवर्तन आपको अगर देखने को मिल रहे हैं तो कह सकते हैं कि वो परिवर्तन हमारा रासायनिक अभिक्रिया है। कभी कभी क्या होता है, जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो प्रकाश का भी विकास होता है, और इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जब भी ये परिवर्तन आपको देखने को मिले तो उस परिवर्तन को आप कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो जहाँ कहीं भी ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो ये सारे परिवर्तन आपको देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि एक ही रासायनिक अभिक्रिया में आपको ये सारे परिवर्तन देखने को मिले, या हो सकता है इसमें से कुछ एक परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। और इस तरीके से ये इस परिवर्तन के अनुसार आप कह सकते हैं कि जो भी परिवर्तन हो रहा है वो रासायनिक अभिक्रिया है या नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि ये स्लाइड आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वाली स्लाइड पे मूव करते हैं। ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि अभिकारक और उत्पाद के बारे में समझने वाले हैं। तो हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं, और इस उदाहरण से हम लोग अभिकारक और उत्पाद के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। सो यहाँ पे मैंने एक रासायनिक अभिक्रिया लिया है, और यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 2 पदार्थ हमारे रासायनिक अभिक्रिया में क्या कर रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं। और जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उनको हम लोग अभिकारक कहते हैं। तो ये दोनों ही पदार्थ हमारे अभिकारक हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। और रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो हमें पदार्थ मिल रहा है उसको हम लोग उत्पाद कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये उत्पाद है, और कार्बन और ऑक्सीजन हमारा अभिकारक है। तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ये भी स्लाइड समझ में आ गई होगी। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अगला जो टॉपिक है हमारा, अगला जो शीर्षक है ये है रासायनिक समीकरण। तो हम लोग रासायनिक समीकरण को समझने का प्रयास करते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या है। सो रासायनिक अभिक्रिया को अगर हम लोग सिंबल्स और फार्मूला के हेल्प से अगर बता रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इस तरीके के रिप्रेजेंटेशन को हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो रासायनिक समीकरण क्या है, एक निरूपण है जिससे हम लोग क्या करते हैं, संकेत की मदद से रासायनिक अभिक्रिया को निरूपित करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के निरूपण को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि अगर हम लोग एक उदाहरण लेके इसको समझ सकते हैं, अगर मैं कहूँ कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शंस करके अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, तो इस चीज़ को आप इंग्लिश में या हिंदी में लिख सकते हैं। बट अगर इसको हम लोग सूत्र के मदद से निरूपित कर दें इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे प्रक्रम को, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो हम लोगों का निरूपण है, इसी निरूपण को हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। सो किसी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाले पदार्थ के प्रतीकों तथा सूत्रों की मदद से संक्षिप्त प्रदर्शन रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण क्या है, तो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग ले रहे हैं, अगर भाग लेने वाले पदार्थ, ठीक है ना, आप प्रतीकों और सूत्र के मदद से दिखा रहे हैं, तो इस तरीके के संक्षिप्त निरूपण को या संक्षिप्त प्रदर्शन को हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे
एक रिएक्शंस ले रहा हूँ, एक अभिक्रिया ले रहा हूँ जिसमें मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। और यहाँ पे जो ये पूरा हमारे रासायनिक अभिक्रिया है, इस रासायनिक अभिक्रिया को हम लोगों ने प्रतीकों और सूत्रों के मदद से निरूपित किया है। इस कारण से ये जो निरूपण है, इस निरूपण को हम लोग रासायनिक समीकरण कहेंगे। सो रासायनिक समीकरण में हम लोग प्रतीकों और सूत्रों की मदद से अभिकारक और उत्पाद को निरूपित करते हैं। ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के लिए प्रतीक का हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है। और जहाँ पे यौगिक होगा वहाँ पे हम लोग सूत्र का प्रयोग कर लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां जैसे तापमान, दाब, प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर और नीचे दिखाया जा सकता है। और इस तरीके से रासायनिक समीकरण हमें बहुत सारे सूचनाओं को देते हैं। ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको इस पूरे रासायनिक समीकरण से ये पता चल रहा है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर रहा है, आपस में अभिक्रिया कर रहा है और अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। ठीक है। अब रासायनिक समीकरण जो है वो दो तरीके का हो सकता है, एक संतुलित हो सकता है और दूसरा असंतुलित हो सकता है। ठीक है। तो पहले हम लोग संतुलित रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। सो अगर मैंने एक रासायनिक समीकरण लिखा है Mg+O2 क्या बना रहा है, रिएक्शंस करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। सो ये जो रासायनिक समीकरण है अभी ये संतुलित नहीं है, और ये संतुलित नहीं होने के कारण जो हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम है इसका पालन नहीं कर रहा है। हमें ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि इस पूरे रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के परमाणु का नुकसान हो रहा है, बट किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कभी भी ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है, नहीं द्रव्यमान का डिस्ट्रक्शंस होता है, या कह सकते हैं विनाश होता है। ठीक है ना। सो हम लोगों को यहाँ पे लग रहा है कि ऑक्सीजन एटम का या ऑक्सीजन परमाणु का विनाश हो रहा है, बट रासायनिक जो हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम है वो ऐसा नहीं कहता है। सो कहीं ना कहीं हमारा जो रासायनिक समीकरण का निरूपण है, इस निरूपण में दिक्कत है। सो अभी ये तो एक असंतुलित रासायनिक समीकरण है, बट अगर हम लोग इसको संतुलित कर दें तो संतुलित करने के बाद ये जो रासायनिक समीकरण है ये ज़्यादा उपयुक्त कह सकते हैं कि हमें सूचनाएं देगा, इंफॉर्मेशंस देगा। ठीक है। सो अब हम लोग कह सकते हैं ये जो हमारा रासायनिक समीकरण है ये अब संतुलित रासायनिक समीकरण है। क्यों? क्योंकि इस पूरे रासायनिक समीकरण के बाएं और दाएं भाग को अगर आप देखेंगे तो हर एक तत्व के परमाणु अब यहाँ पे संतुलित है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैग्नीशियम के 2 परमाणु हैं यहाँ पे, यानी कि अभिकारक वाले साइड में कह सकते हैं, और वहीं उत्पाद वाले साइड में आप देखेंगे कि मैग्नीशियम के ही 2 परमाणु इस पूरे अभिक्रिया में बन रहे हैं। यहीं पे आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के भी 2 परमाणु हैं और यहाँ पर भी ऑक्सीजन के ही 2 परमाणु हैं। सो ये पूरा जो संतुलित रासायनिक समीकरण है ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन कर रहा है, और यहाँ से हमें सही सूचनाएं भी मिल रही है। आप कह सकते हैं कि मैग्नीशियम का 2 अणु ऑक्सीजन के 1 अणु से अभिक्रिया करके 2 अणु बना रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। सो जब कभी भी हमारे पास कोई भी रासायनिक समीकरण हो तो उस रासायनिक समीकरण को हमें संतुलित कर लेना चाहिए। अगर वो संतुलित नहीं है तो बेसिकली वो सही इंफॉर्मेशन नहीं देगा, सिर्फ और सिर्फ इतना ही इंफॉर्मेशन आपको देगा, इतनी ही सूचना देगा कि 2 पदार्थ आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप ये पदार्थ बन रहा है। बट अगर आप किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर लेते हैं तो वहाँ से आपको ये भी सूचना मिल जाएगी कि कितने अणु या परमाणु अभिकारक के उस रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, और उस भाग के फलस्वरूप कितना आपको उत्पाद मिल रहा है और उत्पाद के कितने मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं या कितने अणु मिल रहे हैं, इसके बारे में भी आपको सही सही सूचनाएं मिल जाएगी। अब जरा हम लोग जो स्लाइड में लिखी हुई कथने हैं इनको जरा हम लोग एक बार पढ़ेंगे और पढ़ के आपको समझाते हैं। ठीक है। सो ऐसी रासायनिक समीकरण जिनके दोनों पक्षों बाईं
तथा दाईं ओर में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर होती है, ऐसे रासायनिक समीकरण को हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों है, तो आप लिखेंगे द्रव्यमान संरक्षण के नियम के कारण। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश होता है, और इसको आप कह सकते हैं कि जितना अभिकारक आपका रिएक्शंस में हिस्सा लेगा उतना ही उत्पाद बनेगा, ठीक है ना। और इस कारण से हमें हर एक रासायनिक अभिक्रिया को क्या करना चाहिए, संतुलित करना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि रासायनिक समीकरण को किस तरीके से संतुलित करेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक उदाहरण लिया है, आयरन का लिया है, और आयरन क्या कर रहा है, वाटर से, जल से अभिक्रिया करके एक अणु हमारा बना रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे कि इस अभिक्रिया में फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन बन रहा है। और इस पूरे रासायनिक अगर समीकरण को अगर हम लोग तुलना करें तो आप ये पाएंगे कि ये रासायनिक समीकरण हमारा अभी एक कह सकते हैं कि असंतुलित रासायनिक समीकरण है, क्योंकि अभिकारक के तरफ आप देखेंगे तो आयरन का एक अणु है, नहीं सॉरी, आयरन का एक परमाणु है, वहीं आप उत्पाद के तरफ देखेंगे तो आयरन का क्या है, 3 परमाणु है। और इस तरीके से कह सकते हैं कि दिया गया समीकरण हमारा अभी असंतुलित रासायनिक समीकरण है। तो किसी भी असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि किस तत्व का परमाणु सबसे ज्यादा इस रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे कि ऑक्सीजन के जो परमाणु है, ऑक्सीजन के जो परमाणु है वो सबसे अधिकतम संख्या में है। सो सबसे पहले हम लोग ऑक्सीजन को के परमाणु को यहाँ पे संतुलित करने का प्रयास करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन की जो परमाणु है 4 है, सो उत्पाद के तरफ। तो हम लोग को अगर अभिकारक के तरफ भी ऑक्सीजन के 4 परमाणु करने हैं तो जल के एक अणु में चूंकि ऑक्सीजन का एक परमाणु है, तो अगर आप जल के 4 अणु ले लेंगे तो ऑक्सीजन के 4 परमाणु मिल जाएंगे। तो इस तरीके से ऑक्सीजन आपका बैलेंस हो जाएगा। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया है कि वाटर मॉलिक्यूल्स के आगे में, वाटर के अणु के आगे में 4 लगाया है, और इसके 4 लगाने के कारण हमारा ऑक्सीजन का परमाणु संतुलित हो जा रहा है। अब ऑक्सीजन को संतुलित जैसे ही हमने किया तो हमारे हाइड्रोजन के परमाणु असंतुलित हो गए हैं, और हाइड्रोजन के परमाणु को संतुलित करने के लिए हमें उत्पाद के तरफ हमें 4 लिखना पड़ेगा, 4 लिखना पड़ेगा। और इस दोनों तरफ में अगर हम लोग यहाँ पे 4 हमने जल के भी तरफ लिखा है, जल के अणु के भी तरफ लिखा है, और 4 हमने हाइड्रोजन के भी अणु को लिया है। तो इस तरीके से हमारा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अणु संतुलित हो जा रहे हैं। लेकिन अभी भी यहाँ पे आयरन के अणु, लोहे का अणु संतुलित नहीं है, या कह सकते हैं लोहे के परमाणु संतुलित नहीं है। तो लोहे के परमाणु को संतुलित करने के लिए हमें आयरन के सिंबल के आगे में 3 लिख देंगे। जैसे ही ऐसा आप करोगे तो आप देखोगे कि ये पूरा का पूरा रासायनिक समीकरण हमारा संतुलित हो गया है। अब आप देख रहे हैं कि जो हमारा अभिकारक का साइड है या पक्ष है, उस अभिकारक के साइड में जो हमारा आयरन के परमाणु है वो 3 है, और उसी तरीके से उस पाद के भी तरफ आयरन के 3 ही परमाणु है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं कि जो आपका बायां पक्ष है, इस बाएं पक्ष में जो हाइड्रोजन के परमाणु हैं वो 8 है, और दाहिने पक्ष में भी हाइड्रोजन के परमाणु 8 ही हैं। और आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के परमाणु बाएं पक्ष में 4 हैं, और आपके दाहिने तरफ भी ऑक्सीजन के परमाणु 4 हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस रासायनिक समीकरण को संतुलित कर दिया है। तो इस पूरी सेशंस में हम लोगों ने क्या किया, तो रासायनिक समीकरण को, यानी कि 3-4 स्लाइड के हेल्प से हम लोग ने रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखा है। अब हम लोग चाहें तो रासायनिक समीकरण को और भी इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। उसमें कुछ और भी निरूपण के मदद से कुछ और भी चीज़ों को अगर निरूपित कर दें, जैसे कि अभिकारक और उत्पाद के अवस्था को भी बता दें,
तो वो रासायनिक अभिक्रिया ज़्यादा सूचना को देगा। तो हम लोग किस तरीके से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, इसके बारे में अब हम लोग डिस्कशंस करने वाले हैं। सो अगर आप किसी भी रासायनिक समीकरण में उसके अभिकारक और उत्पाद के अवस्था को भी आप निरूपित कर दें, आप दिखा दें, तो इस तरीके से उस रासायनिक अभिक्रिया को आप ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, या कह सकते हैं कि वो अभी समीकरण ज़्यादा सूचनाओं को देगा। तो हम लोग ठोस के लिए एस का यूज करते हैं, द्रव्य अवस्था के लिए एल का यूज करते हैं, गैसीय अवस्था के लिए जी का यूज करते हैं, और जलीय विलयन के लिए ए क्यू का यूज करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमने जो भी रासायनिक समीकरण लिखा है, इस रासायनिक समीकरण के आगे में हमने हर एक अभिकारक और उत्पाद के पीछे में उसकी अवस्था को भी निरूपित किया है, और इस कारण से ये जो रासायनिक समीकरण है ज़्यादा सूचनाओं को दे रहा है। ठीक है। अब और भी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम लोग जो भी परिस्थितियाँ होती है, जो भी कैटलिस्ट होते हैं, ठीक है, उनको भी क्या कर सकते हैं कि एरो के ऊपर में लिख सकते हैं, और इस तरीके से हम लोग रासायनिक समीकरण को ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेटिव या ज़्यादा से ज़्यादा सूचना देने वाला बना सकते हैं। ये जो मेथड आपको अभी हम लोगों ने रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का बताया है, इस मेथड को हम लोग कहते हैं हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं, और हीट एंड ट्रायल विधि से आप रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। तो आज के सेशंस में हम लोग इतना ही रहने दे रहे हैं। तो आज के सेशंस में हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया के बारे में समझने का प्रयास किया, उत्पाद के बारे में समझने का प्रयास किया है, और अभिकारक के बारे में समझने का प्रयास किया है। साथ में हमने ये भी प्रयास किया है कि रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगले सेशंस में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में डिटेल में डिस्कशंस करेंगे।